प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। एक बार फिर बिहार पर जाते हैं। बिहार में लगातार घटनाक्रम बड़ा तेज गति से चल रहा है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होना था, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इन दोनों गठबंधन के मुकाबले के स्थान पर इन दोनों गठबंधन में जो दल हैं उनका आपस में मुकाबला देखने के दृश्य अभी हमें मिल रहे थे। पर आज महागठबंधन उससे काफी कुछ उबर गया। आज महागठबंधन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बहुप्रतीक्षित मांग का ऐलान हो गया जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। अशोक गहलोत ने बताया कि महागठबंधन अगर बहुमत पाता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे और वो वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी उनकी भी उप मुख्यमंत्री संबंधित मांग को मान लिया गया और एक और डिप्टी सीएम होगा जिसके संदर्भ में समय आने पर फैसला लिया जाएगा और वो किसी अलग समाज का होगा। अब मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। अभी तक जो चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव के ऐलान से पहले तो एक आवाज आती थी 25 से 30 फिर नीतीश, और महागठबंधन के संदर्भ में लगातार कांग्रेस के राहुल गांधी की नाना को देखकर सवाल किया जाता था कि महागठबंधन की ओर से कौन होगा। तो महागठबंधन ने तो आज जवाब दे दिया, पर 25 से 30 फिर नीतीश की हवा निकली हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित विधायक दल के द्वारा ही किया जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि बिहार तेजस्वी का चुनाव, उधर किस पर दांव। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा के लिए तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी ऐसी अनुकूलता भरी पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए आज मौजूद है। आज उनके पास मौका है ना अपनी स्पष्टता के साथ बात कहने का। हमारे साथ डॉक्टर अनुज कुमार तरुण भी हैं, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के। जैसे भी हो कांग्रेस को मना ही लिए तरुण जी, और इनके बीच में राहुल आनंद जी हैं। गुगली फेंकी है कि खुद हिट विकेट हुए हैं, सब कुछ समझना जरा मुश्किल है, पर आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं और उनसे ही समझते हैं ये ना 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 कैसे हाँ में तब्दील हो गई। सुरेंद्र भाई, थोड़ा इसमें पर्दा तो उठाओ। नीतीश उलझन में फंसे इसलिए तेजस्वी की उलझन सुलझ गई क्या? अंशु भाई, हमारे यहाँ ना कभी थी नहीं। मैंने तो आपके भी कार्यक्रम में कभी हरियाणा के शहरों की अपनी अलग पहचान है। इनमें से कुछ की अहमियत सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। आओ जाने हरियाणा के इस एपिसोड में बात करेंगे फरीदाबाद की, जो हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक जिला है और भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का हब है। एनसीआर में स्थित फरीदाबाद की दिल्ली से निकटता और NH-44 राजमार्ग और मेट्रो कनेक्टिविटी इसे लॉजिस्टिक के लिए आदर्श बनाती है। यहाँ कई बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माताओं के संयंत्र हैं जो कारें। ये नोएडा मीडिया परेशान था तो हमने आपको कह दिया कि हाँ चलो, अब कम से कम एक बारी तो आ जाती है ना। अब आप हमें बताइए कि अमित शाह जी क्या कह रहे हैं। नहीं, मेरा तो अब इस पे जानना ही है सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आपको निर्णय लेने पर अमित शाह जी ने बाध्य कर दिया? आपकी बात बिल्कुल सही, आप लगातार बोलते थे तेजस्वी यादव जिसे चाहेंगे वो मुख्यमंत्री होगा, पर सुरेंद्र राजपूत जी ने कभी ये नहीं कहा था कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। इतना तो आप भी दांव खेलते थे। जानना आपसे यह है सुरेंद्र भाई कि क्या नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव कुछ कमजोर दिखाई देते थे इसलिए ये ऐलान नहीं करते थे? अब चूंकि अमित शाह जी ने नीतीश कुमार को हटा लिया है, अब एनडीए ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो इसलिए आपने कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो इसलिए आपने नेता के तौर पर तेजस्वी को उपयुक्त पाया, इसलिए आज ऐलान कर दिया नीतीश विहीन एनडीए के मुकाबले तेजस्वी का नेतृत्व जीत दिला देगा। ऐसी कोई समीकरण, ऐसी कोई वजह? बड़ा मसला होता है, चित भी मेरी पट भी मेरी टैया मेरे बाप की। ये तो क्या नाम है हिमांशु जी, आप ऐसी बातें करते हैं। अब हम क्या कहें इस बात को। देखिए, तेजस्वी जी हमेशा हमारी स्वाभाविक चॉइस थे।
रही बात नीतीश जी की, तो नीतीश जी का तो स्पष्ट था कि नीतीश जी को भाजपा वाले धोखा दे चुके हैं जी, पूरी तरीके से धोखा दे चुके हैं। आपके सामने है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज की डेट में नीतीश कुमार जी न घर के हैं न घाट के। नीतीश कुमार जी की पहले तो 101 सीटों पर इन्होंने चुनावी घोषणा करके आपस में ये लोग बड़े एक सौतेले भाई के घर में विभीषण दो पैदा कर दिए और उनकी सारी धन पर, संपदा पर, वोट पर, नोट पर, चोट पर, सब चीजों पर कब्जा कर लिया। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खा चुकी है। और मैं आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा था तेजस्वी जी होंगे, इस चुनाव के बाद जनता दल का अस्तित्व ही जो है भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने आपका लोकदल हरियाणा को खत्म किया, जिस तरीके से उन्होंने अकाली दल को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी जिस जिस क्षेत्रीय दल से गठबंधन करती है उस क्षेत्रीय दल को खा जाती है। ये अपने तो ये सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि नीतीश ही खारिज नहीं हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य ही संकट में आ गया है। हमारे साथ में डॉक्टर अनुज जी भी हैं और राहुल आनंद जी भी। अनुज जी के पास बाद में जाते हैं, पहले राहुल जी के पास ही जाते हैं और राहुल जी से जानना चाहते हैं, आखिरकार जैसे भी हो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरा घोषित हो गए, कितना परेशान, कितना हैरान आज हैं राहुल जी आप? आपकी तरफ से फेस गायब हुआ और सामने से फेस आ गया, क्या कहते हैं? हिमांशु जी, बड़ा ही स्पष्ट है कि इनके नए पॉकेट में चीज तो पुरानी ही बिकने जा रही है। यानी कि जंगल राज 2.0 का एक नया वर्जन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। और ये बड़ा ही खेद है, ये बड़ा ही खेदजनक बात है कि बिहार की जो स्थिति है वो और दुर्गति में बदलने के लिए इन लोगों ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने कर दिया। सवाल इन्होंने क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है हिमांशु जी कि सरकार किसकी बनने जा रही है। आज तक की अगर आप बात करें तो आज तक महागठबंधन में केवल लड़ाई और झगड़े हो रही थी, सीटों को लेकर खींचातानी चल रही थी और हर दल अपने को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने के लिए 243 की सीट में लगभग 253 सीट आ गए। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आमने सामने जो 10 सीटों पर ये लोग जो फाइट कर रहे हैं, इससे बिल्कुल एक दबाव की राजनीति करने का प्रयास किया गया था महागठबंधन के ऊपर, जिसके वजह से आज गहलोत जी का आकर जादू की झप्पी जलाकर लालू जी के ने जो बातें की होंगी इनसे, शायद गहलोत जी या माफ कीजिएगा कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर था कि अगर तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि हमेशा इस बात को कहा गया है कि जंगल राज के राजकुमार के रूप में वो प्रकट होने वाले हैं। और जिस तरह से इनके लोगों में ताना बाना और देखने को मिला है, शान और शौकत देखने को मिली है, भाषा की मर्यादाओं को देखने में मिला है, तो जब भी रिजल्ट आता है इनके अनुकूल, वो तुरंत प्रतिकूल में चला जाता है। क्योंकि लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उनको ये पता होता है कि भाई तेजस्वी यादव जी की अगर सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं लोग उदंडता का शिकार। राहुल जी एक बात बताओ, मतलब लालू यादव जी के बेटे हैं इसलिए जंगल राज आ जाएगा, आप इस दलील के साथ में हैं, पर जिनको आप सुशासन बाबू कह के पुकारते थे उनके राज को तो आप ही उखाड़ दिए। जब माननीय अमित शाह जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जो है विधायक दल चुनेगा, तो इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या सुशासन का भी दौर लद गया इसलिए आप निजात पाना चाहते हो? हमारा विषय है, इधर तो तेजस्वी घोषित हो गए ना, आपका क्या हुआ, क्या कहते हैं आप? देखिए, जाहिर तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा था, एक कॉन्क्लेव के दौरान कहा था कि हमारे विधायक दल का नेता का उन्होंने एक सारांश बताया था कि कैसे बनता है। लेकिन उनके अगर आधिकारिक एक्स हैंडल पे जाया जाए और भारतीय जनता पार्टी का एक्स हैंडल बिहार को अगर चेक किया जाए तो उस पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा चुका था ट्वीट कर कि हमारे नेतृत्व के नेता नीतीश कुमार जी होंगे और उनके अध्यक्षता में ही सरकार बनेगी, वही मुखिया होंगे। यानी इसका मतलब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जहां महागठबंधन चेहरे के पीछे लड़ रहा था वहां पे एनडीए जनता के बीच में पहुंच चुका था और हमने अपने चुनावी अभियान को सुचारू रूप से चालू भी कर लिया था। आप तो बड़ा अजीब सी बात करते हो, एक तरफ बताते हो कि वो तो प्रक्रिया बता रहे थे कि विधायक दल होता है, विधायक दल में नेता का चुनाव होता है इसलिए ऐसा बताया था, दूसरी तरफ बता रहे हो कि वो हमारे ट्विटर हैंडल को देखो, हमने कहा है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे।
ये दो तरफा बात कैसी है? विधायक दल के द्वारा चुने जाने की बात को हम सही माने, जो स्वयं मुख्यमंत्री के संदर्भ में गृह मंत्री देश के उनके मुखारविंद से निकली है, या सम्मान्य प्रवक्ता जी एक ट्विटर का हवाला दे रहे हैं? वो ट्विटर पे देखिए ना, आज स्वयं भ्रमित है या सबको भ्रमित रखना चाहते हैं? वो सुरेश राजपूत जी अभी मुझे सुना रहे थे, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी पे आप क्यों उतर आए हैं? हिमांशु जी, हमने अभी एक नारा दिया है और पटना के अंदर बिहार में बहुत जगह ये पोस्टर भी लगे हैं। 2025 से 23 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश करके हमने लगाया था पोस्टर। इस पर बिल्कुल अस्पष्ट था। एक बात मैं और बता दूं, लोग कयास नरेंद्र मोदी जी के भी संदर्भ में लगा रहे थे कि अब इस बार नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, ऐसी बातें चलती थी और महागठबंधन के लोग लगातार इस बात को कहते थे उम्र का हवाला देकर। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। पहला दो चीजों में अंतर है राहुल जी। मैं आऊं अनुज जी के पास में। ये मोदी जी के संदर्भ में जो भी बोलते थे ना, वो महागठबंधन के लोग बोलते थे, आपने स्वयं ही बताया, इंडिया गठबंधन के लोग बोलते थे। पर जो एनडीए था उसमें क्या किसी ने ऐसा कोई बयान दिया था? क्या उनमें किसी ने ऐसा कुछ बोला था? ऐसा तो एक भी उदाहरण नहीं। अगर है तो आप बताएं कि आपके सहयोगी दलों में से किसने नरेंद्र मोदी जी के फिर प्रधानमंत्री बनने पर संशय जताया था? पर यहां तो जो सबसे बड़ा दल है गठबंधन का, वो कह रहा है नीतीश नहीं, विधायक दल तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। अंतर है ना। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़े दल की जो आप बात कर रहे हैं, वो दल उस समय भी बड़ा था जब हम आरजेडी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बने थे बिहार में 2020 में। उस समय भी हम बड़े थे और मुख्यमंत्री बनाने का बजाते नीतीश जी ने इस बात को कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन फिर भी हमने नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया। नहीं राहुल जी, बहुत बढ़िया दलील आपकी है, लेकिन आपकी इस दलील से ही तो सारा संदेह है, उसके चलते ही तो कुहासा है, उसके चलते ही तो सुरेश राजपूत जी और अनुज जी को संभावना दिखती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पास बहुत मुश्किल 40 विधायक थे, तो भी आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। पर जब चुनाव हो लिया एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, तो वैसे एकनाथ शिंदे जी क्या होगा सबको दिख रहा है। तो अब की बार आप नीतीश कुमार को भी तो एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी में नहीं है। वो जो महाराष्ट्र का आप उदाहरण देते हो उससे यही समझ में आता है। क्या कहते हो आप? हिमांशु जी, निश्चित तौर पे आपने जो प्रश्न किया वो बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि जब एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ये क्यों लोग भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बना दिया गया था? ये भी तो याद रखना होगा। जब मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाकर जब डिप्टी सीएम बन गए, तो जब हमारी पार्टी जब आई सत्ता में, और सत्ता में आने के बाद सब लोग कयास लगा रहे थे कि ये सरकार नहीं बनेगी, ये नहीं चलेगी, लेकिन सबको आपसी समन्वय के साथ बैठाकर समझाकर सरकार चल ही रही है ना। और दल में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। और नीतीश जी को लेकर राहुल जी, आप हमें ये समझा रहे हो कि अब की बार आप नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनने के लिए समझा लोगे, जैसे एकनाथ शिंदे को आप समझा लिए? शब्दों का खेल खेला जाए तो 6 और 9 में कैसे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ा जाता है, ये कुछ छुपा नहीं है। अगर 6 को उल्टा कर लेंगे तो 9 बन जाएगा। तो ये कोई दलील नहीं हुआ, एक वास्तविकता है जो मैं आपको बता रहा हूं। अरे वही तो दलील से ही तो मैंने आपसे पूछा कि जैसे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री चुनाव परिणाम के बाद आपने बनाकर दिखा दिया, तो वैसे ही इस बार नीतीश कुमार के संदर्भ में भी उम्मीद करें। पर वो तो ठीक है, चलो नीतीश कुमार डिप्टी सीएम हो जाएंगे, भाजपा से सीएम के संदर्भ में अभी से तय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, डिप्टी सीएम ने, सबने इसी बात को कही है कि हमारे जो मुखिया होंगे नीतीश जी ही होंगे। तो इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है। देखिए, कहावत है, बाजीराव के तलवार पे और चीते की चाल पे संदेह नहीं करते। तो अमित शाह जी की चाल पर, अमित शाह जी की बात पर संदेह करे, जो उन्होंने कहा है कि जो है मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल में होगा, परिणाम के बाद होगा। हिमांशु जी, अमित शाह जी ने जो कहा है उनकी बातों पे संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बिहार पे या फिर भारतीय जनता पार्टी का जब चाणक्य कहा जाता है तो हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जब कुल मिलाकर तो दर्शक ही तय करेंगे भैया किस पे संदेह करो, किस पे भरोसा करो, क्योंकि राहुल आनंद जी दोनों ही बातें कर रहे हैं। नीतीश जी रहेंगे और अमित शाह जी की बात पर संदेह नहीं करते। पर हम तो राहुल जी के पास से अब अनुज जी के पास चलते हैं और अनुज जी से जानना चाहते हैं क्या डील हुई अनुज जी, जो कांग्रेस की ना आज आखिरकार हां में बदल गई। ये बताओ आप, तो जिस कांग्रेस को इतने समय से आप मना रहे थे, आज आखिरकार मनाए कैसे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है।
हमारे यहाँ मानने और रूठने की कोई परंपरा नहीं है। मैं पहले भी डिबेट में कहता रहा हूं कि हमारे यहाँ कहीं कोई आंतरिक विवाद नहीं है। सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है और इस बात से कोई इनकार नहीं किया है। महागठबंधन के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में हम स्वीकार नहीं करते। कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए आप। और आपको मैं डिबेट में बार बार कहता रहा हूं कि जब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के बीच जब हम सड़क पर थे और वो जन सैलाब उमड़ा, जन आंदोलन का रूप ले लिया, तो उस समय है जो कि एक सांकेतिक पिक्चर आपने एक तस्वीर जारी किया था मीडिया ने आप ही के माध्यम से। उसमें ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी प्रसाद यादव थे और बाकी जितने भी दल के नेता थे उस पे बैठे हुए थे। तो सांकेतिक था ना। ये तो जैसे कि अभी हम सुरेंद्र जी बता रहे थे कि तो मीडिया का सवाल था, उनके अंदर बेचैनी थी और बीजेपी वालों के पास बेचैनी थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कोई विवाद ही नहीं था। उनको लग रहा था कि एक मिनट ये 243 सीटें हैं ना बिहार में, वो महागठबंधन के प्रत्याशियों की सूची देखते हैं तो कोई 252, 253, 254 के आंकड़े दिखने लगते हैं। ये बिना विवाद के ही है ना, 243 सीटों पर 251, 52, 53। खाम में हम लोग कहते हैं विवाद है, झगड़ा है, फसाद है, ऐसा ही है ना? नहीं, सुन लीजिए। दरअसल क्या है कि ठीक है, हमने टिकट बांटने में थोड़ी बहुत देरी हुई है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। नॉमिनेशन का डेट कम था तो लोगों ने जल्दी जल्दी में नॉमिनेशन करा लिया। अब है जो कि आपने देखा होगा आज भी 2-3 है जो कि नॉमिनेशन वापस हुए ना। ऐसा तो नहीं, नवादा में है जो कि मंटन सिंह है जो कि वापस ले लिए, उधर गुलाब यादव वापस लिए, प्राणपुर में वापस लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय कम था, हमने सोचा कि समय रहते हुए अपने कैंडिडेट को नॉमिनेशन करा। नहीं, थोड़ा रुकिए अनुज जी, वो बड़ी गजब की दलील आप दे रहे हो कि आपके पास समय कम था। ये चुनाव आयोग ने चुनाव समय से पहले घोषित कर दिए क्या? ये चुनाव अगले साल होने थे, इस साल घोषित हो गए, आपको समय नहीं मिला? या आपको भी पता था कि चुनाव कब घोषित होना है? कैसे आप दलील दे रहे हो कि समय कम था? देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो 2 दिन आपका जो सीबीआई का जो तोता है उसमें हमारा 2 दिन कोर्ट में बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, जो हर चुनाव के पहले करते हैं, जो दिल्ली में किया इन्होंने, जो झारखंड में किया इन्होंने। एट चुनाव के समय ही हमारा 2 दिन अदालत में समय खराब कर दिया। जो हम मिल बैठ के निर्णय लेने वाले थे उसमें देरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं हमने सारी चीजों को निपटा लिया है, हमारे अंदर कोई विवाद नहीं है। अब आज इंडिया गठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम एकता के साथ है जो कि मंच पे थे और सब एक साथ है जो कि एक नारा के साथ हम बिहार जीतने के संकल्प के साथ जनता के बीच में है, मुद्दों के साथ हैं। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत अब नहीं है। दिक्कत वहां है जहां एनडीए में जो सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो दरअसल नीतीश कुमार को निपटाने का फॉर्मूला है। आप देखिए ना, 101 और 142। 142 में कौन है? बीजेपी और एक भक्त जो है और एक जो चेला है। भक्त और चेला मिलकर 142, यानी नीतीश कुमार को निपटा दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ अनुज जी, आपकी दलील पर जाता हूं तो आपने बताया कि 101 नीतीश को दी गई, 101 भाजपा ने दी, पर बाकी जो सीटें दी गई हैं वो भी भाजपा की हैं, तो 142 सीटों पर भाजपा है। वो आरजेडी भी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मतलब इन्होंने तो दाएं बाएं से निपटाया अपने सहयोगी को, आपने तो सुरेंद्र राजपूत, मुकेश सैनी, इन सबको सीधे सीधे निपटा दिया। आप तो घोषित तौर पर ही 143 में लड़ रहे हो। तो क्या बोलते हो आप अपनी रणनीति को? भाजपा आपसे कमजोरी है? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कहीं कोई विवाद नहीं मुख्यमंत्री चेहरा पे। हमने सर्वस्वीकृत रूप स्वीकार किया है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और सभी ने इसको स्वीकार किया है। लेकिन उनके गृह मंत्री क्या कहते हैं? चुनाव के बाद है जो कि जीते हुए विधायक निर्णय लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब है इनकी नीयत साफ नहीं है। नीतीश कुमार को निपटाने के लिए जानबूझकर है जो कि सीट का फॉर्मूला की इस तरह से बनाया है ताकि नीतीश कुमार को निपटा दिया जाए। हमारा फॉर्मूला क्लियर है, 25 से 30, तेजस्वी महागठबंधन 235। कितना? 235। मतलब आपको अपने आंकड़े पता है ना? ये मतलब आपका आशय है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लालू यादव से भी हजारों किलोमीटर ऊपर जा चुकी है। ये तो लालू जी के दौर में भी आंकड़े नहीं आए। मतलब विपक्ष के खाते में केवल 8 सीटें। जी, ये समय की मांग है। 20 साल में इनके विकास कार्यों को गिनाने के लिए क्या ये कुछ नहीं है? बदहाली है। शिक्षा का हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य का हालत देख लीजिए, किसानों की स्थिति देख लीजिए, युवा बेरोजगार जो सड़कों पे उनकी स्थिति देख लीजिए, अपराध का ग्राफ देख लीजिए। दिन दिहाड़े है जो कि घर के आगे खेमका जी की हत्या हो जा रही है, अस्पताल में घुसकर जो कि गोली चल जा रही है, पटना में हर 24 घंटे हर 25 घंटे में एक हत्या हो जा रही है। कल गया में जो कि दिन दिहाड़े है जो कि फिल्मी स्टाइल में जो कि गोली मार दी गई। और ये कहां है? ये लोग, ये सवाल है
अनुज जी का, लेकिन मैं सुरेश जी के पास जाता हूं, सुरेश जी से जानना चाहता हूं क्या उनका होमवर्क भी 243 में से 235 सीटें आपको दे रहा है? सुरेश जी, ऐसी लोकप्रियता के शिखर पर जा चुके हो आप वाकई। आज की डेट में हिमांशु जी, नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, ये एक तरफ है, और अडानी अंबानी की सरकार एक तरफ है, शराब माफियाओं की सरकार एक तरफ है, चूहा चोर सरकार एक तरफ है, चूहा डकैत सरकार एक तरफ है। आप इस चीज को देखिए ना, नीतीश कुमार जी का ही तो राज है जहां 9 करोड़ लीटर शराब चूहा पी जाता है। नीतीश कुमार जी का ही तो राज है जहां पर 1000 करोड़ का बांध चूहा खा जाता है। नीतीश कुमार जी का ही तो राज है जहां पर 7581 करोड़ का 130 पुलिया चूहा खा जाता है। नीतीश कुमार जी का ही तो राज है कि क्या नाम 50,000 करोड़ रुपए पर ईयर शराब माफिया लूटता है बिहार से, और वो भी शराबबंदी के नाम पर 4 लाख करोड़ की लूट। और इसके सामने किसके लिए है? इसके सामने नौजवान है, किसान है, नल है, नील है, कोल है, भील है, इनके सबके अधिकारों की बात है। तो जब आप हैव्स और हैव नॉट्स की बात करेंगे तो आंकड़ा कुछ भी जा सकता है। तो आंकड़ा कुछ भी जा सकता है सूरज जी, लेकिन एक बात बताइए, आप लगातार बड़ी मेहनत के साथ में नीतीश कुमार को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। अब अमित शाह जी का बयान नीतीश कुमार जी को परिदृश्य से हटा ले रहा है। आपकी रणनीति में कितना बड़ा बदलाव लाएगा ये? भाई नीतीश कुमार जरूरी नहीं है कि बहुमत आए एनडीए का तो भी मुख्यमंत्री हो। क्या कहते हैं आप, नीतीश विहीन एनडीए ज्यादा बड़ी चुनौती है या नीतीश के चेहरे के साथ एनडीए ज्यादा बड़ी चुनौती था? हमारे लिए चुनौती जो है बिहार की जनता को रोजगार देना है। बिहार की जनता से जो 4 लाख करोड़ की लूट करी है उसका हिसाब लेना है। हमारा ये नहीं है कि नीतीश विहीन हो या नीतीश सहित हो। जब एक दूसरे को लोग आपस में, 2 बदमाश अगर आपस में लड़कर के क्या नाम खत्म होते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, आपस में लड़े। हम तो 2 लुटेरे अगर आपस में मिलकर के लड़ रहे हैं और खत्म हो रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि आज की डेट में धोखाधड़ी कर रही है नीतीश जी के साथ बिहार की क्या नाम भाजपा सरकार और भाजपा के नेता। और भाजपा के नेता सुरेश जी का कहना है दोनों आपस में लड़े हैं, हमें क्या करना है, वो तो आगे की सोच रहे हैं। सरकार तो हम बना ही रहे हैं, कैसे बिहार की जनता को उसको राहत देंगे, कैसे उसका हक देंगे, कैसे उसकी सुविधाएं बेहतर करेंगे, इस बार अब दिमाग लगाना है। तो राहुल जी के पास आते हैं। राहुल जी क्या कहते हो आप, अमित शाह जी का बयान बदलवाओगे, ट्वीट कराओगे या ऐसे ही कुहासा बनाए रखोगे? क्या कहते हो राहुल जी? और देखिए, सबसे अहम और सबसे पारदर्शिता वाली बात यह है कि हमारे जो महागठबंधन के जो साथी पैनलिस्ट बैठे हैं उनको नीतीश जी की चर्चा क्यों हो रही है। नीतीश जी हमारे खेमे के हैं और हमारे साथ हैं और हम उनका भविष्य भी तय करेंगे। और हमने ऑलरेडी कहा है कि बिहार के भविष्य के लिए नीतीश जी ही सुनिश्चित हैं और 25 से 30 बिहार में फिर से नीतीश। अच्छा राहुल जी, एक बात बताओ, ये हम लोग तो अभी तक ये समझते थे कि जनता भविष्य तय करती है नेता का, पर आपने बताया कि आप तय करोगे कि नीतीश जी का भविष्य क्या होगा। 101 सीट पर आप हो, 101 सीट पर नीतीश जी की पार्टी है, फिर भी भविष्य तय करने का अधिकार आपके पास में है। वो जादू की छड़ी बताओ ना जिसमें भविष्य तय करने का अधिकार आपको है। हम हिमांशु जी थोड़ा सा इधर आते हैं। ये बात जनता की नहीं हो रही थी, यहां बात हो रही है कि ये लोग बीजेपी को एक विलन बनाकर नीतीश जी को दिखा रहे हैं कि नीतीश जी के लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं इस संदर्भ में उस भविष्य की बात कर रहा हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जनता ने जो मन बनाया है ये आपको दिख रहा होगा। हमारी रैलियां शुरू हो चुकी है, हमारे प्रधानमंत्री बिहार में हैं और इनका झगड़ा आज जाके सुलटा है। यानी बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और हम बिहार के विकास के लिए लड़ रहे हैं। चलो अब आखिरी टिप्पणी चाहिए आज के इस चर्चा की। आपने कहा कि आज जाकर इनका झगड़ा सुलटा है, मान गए ना, ये झगड़ा सुलट गया। अब इनका झगड़ा सुलटना आपके लिए कितनी बड़ी समस्या हो गया राहुल जी? देखिए, ये महागठबंधन सावन की मिढ़क की तरह है, ये कभी भी तराजू पे तौले नहीं जा सकेंगे। क्योंकि जब इनको सामने से जब फाइट देना था तो उस समय ये आपस में डिप्टी सीएम के लिए लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री के दावेदारी के लिए लड़ रहे थे। तेजस्वी यादव जी अपने आप को घर में बंद रखे थे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने नजर आए हैं क्योंकि जब इनकी बातों को मना लिया गया है। और यहां तक कि जहां तक आरजेडी का सवाल उठता है जिससे हमारा मुकाबला है,
अगर उसकी अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी के नए युवराज यानी कि तेजस्वी यादव जी ने वो लकीर नहीं खींची जो लालू यादव जी ने खींचा था। आज भी तेजस्वी यादव जी को अपने पिता का ही सहारा लेना पड़ रहा है झगड़े को समाप्त कराने के लिए। और जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में ये पिछलग्गू बने थे और राहुल गांधी जी का ग्राफ बनाकर चले गए थे, इससे बिल्कुल साफ होता है कि ये बिहार के लिए फिट भी नहीं है, हिट भी नहीं है। लेकिन अगर दो जोड़ी की बात करते हैं नरेंद्र और नीतीश की, तो वो फिट भी है, हिट भी है। राहुल जी के साथ तेजस्वी का होना पिछलग्गू दिखाई देता है, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ में नीतीश कुमार का होना क्या लगता है, ये भी तो सवाल लोगों के जहन में आएगा। पर कुल मिलाकर बदलती परिस्थिति बिहार की है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का घोषित चेहरा है, पर एनडीए ने चेहरे के संदर्भ में जो धुंध अपने हाथों से ही फैलाई है, क्या तेजस्वी का ऐलान अब एनडीए को भी उस कुहासे को छाटने के लिए मजबूर करेगा? और क्या अब एनडीए भी नीतीश को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करेगा? ये जानना दिलचस्प होगा। निगाह बनाए रखेंगे आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए मुझे याद, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।